प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोरोना संक्रमण से निपटने की जरूरतों को पूरा करने की कही बात। कहा, राज्य सरकारें लॉकडाउन को करें अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग। देश में बीते 24 घंटों में आए 2,95,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले। देश में सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 21,57,538। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का निःशुल्क कोविड टीकाकरण का प्रस्ताव पास। और मुख्यमंत्री ने आज टीम 11 की बैठक में दिशा निर्देश दिए। जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर गैंगस्टर और रासुका के तहत की जाए कार्रवाई। डीजीपी को टीम बनाकर छापेमारी करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आप देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश आज कोरोना के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में जो फैसले आए गए हैं उनसे संक्रमण की स्थिति में सुधार होगा। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने एक और अहम फैसला किया है, जिसके बाद 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्सों में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिल सके। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन, साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों से श्रमिकों का भरोसा भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्यों से श्रमिकों का भरोसा जगाए रखने की भी आग्रह किया। उन्होंने राज्यों द्वारा ये भरोसा श्रमिकों की दिया कि श्रमिकों को ये भरोसा बहुत मदद करेगा। आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो, प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे।
राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज की स्थिति में लॉकडाउन से बचना है। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे लॉकडाउन को एक अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल करें। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,95,000 से ज्यादा सामने मामले आए हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या कुल 21,57,538 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,023 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर अब तक 1,82,553 हो गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में देश में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को देश भर में कोरोना वैक्सीन की 29,90,197 खुराकें दी गईं। इसके बाद देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने के बाद से अब तक कुल 13 करोड़ 1,19,310 खुराक दी जा चुकी है। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। भारत महज 95 दिनों में ही 13 करोड़ वैक्सीन खुराक देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों का मुफ्त में टीकाकरण होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू होगा। वहीं नाइट कर्फ्यू का समय भी रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक है। वीकेंड लॉकडाउन के तहत उत्तर प्रदेश में बेवजह बाहर निकलने की मनाही है। वहीं सिर्फ जरूरी क्षेत्र के लोगों को ही बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेबिफ्लू जैसी जीवन रक्षक मानी जा रही दवाओं की आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को सख्त निर्देश दिए कि इन जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर और रासुका जैसे एक्ट के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में विशेष टीम के गठन पर प्रदेश में छापामार कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। रेमडेसिविर उत्पादनकर्ता कंपनियों से लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा सभी ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन का वितरण पारदर्शी ढंग से हो। ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ा जाए तथा प्लांट्स पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों का बीमा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही रेमडेसिविर, उसकी एपीआई और इंजेक्शन से आयात शुल्क भी खत्म कर दिया गया है। कोविड महामारी के इस दौर में लोगों के लिए फेस मास्क का प्रयोग बेहद जरूरी हो गया है। ये इस बीमारी से लड़ने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने ऐसा फैब्रिक विकसित किया है जिससे बने फेस मास्क और पीपीई किट को कपड़े की तरह बार बार पहना जा सकता है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने फेस मास्क और अन्य पीपीई उपकरणों के लिए वायरस फिल्टर बनाने वाला
बैक्टीरिया रोधी और खुद साफ होने वाला फैब्रिक विकसित किया है। नैनो मटेरियल से बने मास्क और पीपीई किट केवल तेज धूप में रखने से ही साफ और दोबारा पहनने योग्य हो जाते हैं। महामारी के मद्देनजर और मास्क की लागत कम करने की अनिवार्यता ध्यान में रखते हुए हमने पीपीई खासकर फेस मास्क की उद्देश्य की पुनर्विचार करने की रणनीति बनाई। फेस मास्क और पीपीई किट के लिए ऐसा नैनो मटेरियल विकसित किया है जो मनुष्य के बाल से भी 1 लाख गुना बारीक है और इसमें रोगाणु रोधी गुण है। इस फैब्रिक में 60 बार धुलने के बाद भी जीवाणु रोधी क्षमता बरकरार रहती है। हमारी टीम ने फैब्रिक के ऊपर मॉलिब्डेनम सल्फाइड या MOS2 नैनो मटेरियल का प्रयोग किया है, जिसकी आकार शीट की जैसी होती है, जिसके धारदार किनारे और नुकीले कोने चाकू बनकर बैक्टीरिया और वायरस के झिल्लियों को छेद कर उन्हें मार डालते हैं। इसके अतिरिक्त नैनो नाइफ मॉडिफाइड फैब्रिक को 60 बार धोने के बाद भी इसके रोगाणु रहित क्षमता में कोई कमी नहीं आती है। इस फैब्रिक से बने मास्क कोरोना वायरस और अन्य सूक्ष्म जीव के संक्रमण को रोकने में बेहद प्रभावी हैं और इसमें सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। घरेलू मास्क बनाने में भी इस फैब्रिक का उपयोग किया जा सकेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ आपके लिए अस्पतालों में मौजूद हैं। कोविड से बचाव के लिए लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इनके भी घर हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर देश के लोगों की सुरक्षित रखना है। लखनऊ के सिविल अस्पताल की मेडिकल स्टाफ दीक्षा सिंह के छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती, इसलिए अस्पताल आकर वैक्सीनेशन के काम में लगी हैं। लगभग 1 महीना उनको है। मेरा 1.5 साल का एक बच्चा है और एक बिटिया है 3 साल की। यहाँ से जाके तुरंत हम लोग अपने फुटवेयर और कपड़ा उतार तुरंत नहाने जाएंगे। यहाँ का कोई भी कपड़ा सामान बच्चों के टच में नहीं आने देते हैं। और काम करना है तो लोगों ने बहुत डराया, छोटे बच्चे हैं, मत करो काम, नहीं करो। लेकिन अब देश में इतनी बड़ी महामारी आई है तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना है। तो मैंने ये जिम्मा लिया और कर रही हूँ, 1 महीने से डट के कर रही हूँ, पूरी शिद्दत से कर रही हूँ। पूरी कोशिश है, करेंगे ये काम और आगे भी लगे हैं जब तक भगवान साथ दे। पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों को घर में किसी को ना हो। कोविड वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर NB सिंह लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे आएं और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। हाँ, एक लाभ अवश्य है कि दोनों डोज वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को संक्रमण होने का खतरा कम है। यदि संक्रमित हैं तो 4 से 5 दिन में वे स्वस्थ हो रहे हैं। जो लोग वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं कोरोना से, उनसे मेरी एक अपील है। मैंने अभी देखा भी है कि हमारे कई डॉक्टर लोग 2 डोज लगवाने के बाद पॉजिटिव हुए, वो 3 से 4 दिन में पूर्णतया स्वस्थ हो गए और 8वें दिन आके हॉस्पिटल काम पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 डोज लेने के बाद वो पॉजिटिव नहीं होंगे। वो होंगे तो उनकी सीवियरिटी बहुत ही नॉमिनल होगी, कॉमन कोल्ड जैसा होगा, ये बिल्कुल निश्चित है, उतना सीवियर नहीं होगा। अपर महानिदेशक दूरदर्शन समाचार एवं PIB RP सरोज ने भी वैक्सीन लगवाई और लोगों से अपील की कि लोग आगे आकर वैक्सीनेशन करवाएं। 72 साल के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे ने वैक्सीन लगवाने के बाद कहा कि इसमें कोई खतरा नहीं है और लोगों को स्वतः आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन एक सामान्य इंजेक्शन की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता ही है कि इसमें नॉर्मली कभी कभार बुखार आ जाता है या एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इस बीच कोई इन्फेक्शन होगा तो आपको इन्फेक्ट करेगा, लेकिन ये वो फैटल नहीं होगा, आपकी जानलेवा स्थिति नहीं आएगी। तो मुझे लगता है हर एक को इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए और इसके लिए जो सरकार ने इंतजाम किए, स्पेशली जो हम यहाँ लगा रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग भी है और बढ़िया ढंग से लोग बिहेव भी कर रहे हैं, बढ़िया इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं। तो मुझे लगता है सभी लोगों को लगवाना चाहिए।
प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कानपुर से ऑक्सीजन की खेप मंगाई, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सरकार से स्वीकृति भी ली। 20 अप्रैल को अचानक ऑक्सीजन खत्म होने से मरीजों को कुछ समस्या उत्पन्न हुई थी। कन्नौज डीएम ने आपात बैठक बुलाकर तत्काल मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल कराई। डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि कन्नौज के कोविड वार्डों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज सुबह कन्नौज मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन समाप्त होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद हम लोगों ने उच्चाधिकारियों और अन्य जगह बात करके उसकी व्यवस्था कराई है। तो सुबह एक खेप ऑक्सीजन की आ गई थी, एक खेप अभी दोपहर में मेरे सामने ऑक्सीजन की आ गई है, एक खेप अभी देर रात तक 11 बजे तक ऑक्सीजन की ओर आ जाएगी। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर जो भी उसके लिए लगातार सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार के द्वारा यहाँ के ऊपर एक ऑक्सीजन प्लांट भी स्वीकृत हो गया है, जो अगले 2-3 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन की सारी समस्या यहाँ के ऊपर समाप्त हो जाएगी। लगातार हम कानपुर की 2 एजेंसियों के से प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तात्कालिक तौर पर हमारे पास 40 सिलेंडर आ गए हैं और एक गाड़ी हमारी प्लांट पर लगी हुई है, जो उम्मीद है कि हमें रात तक मिल जाएगी। रेस्ट 2 गाड़ियां हमने और भेजी हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी हमें रात से सुबह तक मिल जाएगी। तो हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत न आए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से एक प्रस्ताव गवर्नमेंट को यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए गया था और वो प्रोसेस में है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में ही उसकी सहमति मिल जाएगी। तो इसके बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर मेडिकल कॉलेज में अपना ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। तो ये गैस की जो समस्या है ऑक्सीजन की हमारे मेडिकल कॉलेज में, ये समाप्त हो जाएगी। तो हमारी पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्लांट के सैंक्शन होने के बाद बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। फिरोजाबाद में कोरोना बीमारी से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कोविड ब्लॉक 3 मंजिल में बनाया गया है तथा इस ब्लॉक में 172 बेड उपलब्ध हैं, जिसमें 114 वेंटिलेटर और 30 बेड आईसीयू के लिए लगाए गए हैं। फिरोजाबाद में कोरोना केस लगातार बढ़ने से जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट हो गया है। कोविड ब्लॉक में मरीजों की अच्छी देखरेख, मनोरंजन, खाने पीने की बेहतर सुविधा की जा रही है। सभी वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए जिम्मेदार अधिकारी हर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मरीजों के मनोरंजन के लिए बड़ी LED लगाई गई है, जिससे उनका दिमागी तनाव कम हो और वे जल्दी स्वस्थ हों। फिरोजाबाद CMS डॉक्टर आलोक कुमार का कहना है कि PM केयर फंड से 100 वेंटिलेटर मिल चुके हैं। सभी वार्डों में सेंटर ऑक्सीजन लाइन डाली गई है, जिससे मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ऑक्सीजन लगाया जा सके। हमारे पास वर्तमान में 172 जो है कोविड ब्लॉक में बिस्तर हैं। हर बेड पे सेंट्रल ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगी हुई है, सेंट्रल ऑक्सीजन आ रही है। हर वार्ड में CCTV लगे हुए हैं। हर वार्ड में हमारे यहाँ पेशेंट के मनोरंजन के लिए बड़े वाले LED TV लगे हुए हैं। हर वार्ड में PA सिस्टम जिससे कि कम्युनिकेट बात कर सकें वो लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे यहाँ इस समय 114 वेंटिलेटर हैं और हमारे पास 30 बेड का ICU है, जिसमें कि हम वेंटिलेटर और सारी सुविधाएं मरीजों को देते हैं। मरीजों को हम पौष्टिक आहार देते हैं, सुबह चाय नाश्ता देते हैं, फिर उसके बाद में हम फल और हल्दी वाला दूध देते हैं। दोपहर को हम खाना देते हैं, शाम को हम चाय नाश्ता देते हैं, रात को हम खाना देते हैं और बिस्लेरी की पानी की बोतलें 3 से लेकर 5 तक जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही देते हैं। PM केयर फंड से हमारे पास PPE किट और N95 ट्रिपल लेयर ये सब चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा वेंटिलेटर आ रहे हैं। PM केयर फंड से हमारे पास विगत वर्ष में लगभग 100 वेंटिलेटर आए।
फर्रुखाबाद में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने चिंता जताते हुए जनता की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने की कड़ी हिदायत दी है। साथ ही जिलाधिकारी ने फर्रुखाबाद की जनता से अपील की है कि कोविड-19 के प्रारंभिक लक्षणों जैसे जुकाम, खांसी, सांस फूलना, बुखार आदि से अगर वे ग्रसित होते हैं तो इसकी सूचना तत्काल कोविड कमांड ऑफिस को दें। जिलाधिकारी ने फर्रुखाबाद कोविड कमांड ऑफिस के नंबर जारी करते हुए कहा कि इसकी सूचना तत्काल इन नंबरों को दे। पत्रकार वार्ता में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के अतिरिक्त एसपी अशोक कुमार मीणा, सीडीओ व सीएमओ डॉक्टर वंदना सिंह उपस्थित रहीं। जिलाधिकारी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो भी प्रत्याशी हैं उनके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थानीय सांसद मुकेश राजपूत व उनकी पत्नी जो कोरोना पॉजिटिव हो जाने पर अस्पताल में भर्ती किए गए थे उनको अब एम्स भेज दिया गया है, जहां दोनों पति पत्नी की हालत में सुधार है। पुलिस कप्तान अशोक कुमार मीणा व सीएमओ वंदना सिंह ने भी अपनी बात रखी। और बंद जगह में तो 50 लोग। यहाँ से कोई बारात लेकर जाता है तो हमारी अनुमति लेकर दूसरे नंबर जाएगा और वो जो शर्तें हैं उसको पालन करना पड़ेगा। जहाँ बारात में जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा, समारोह होगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस रहनी चाहिए, वहाँ पर सभी लोग मास्क पहन के रहने चाहिए। इस तरह के निर्देश 100 लोग। और बंद जगह में तो 50 लोग। यहाँ से कोई बारात लेकर जाता है तो हमारी अनुमति लेकर दूसरे नंबर जाएगा। चेन को तोड़ने के क्रम में एक एनफोर्समेंट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि जितने भी हमारे लोग हैं वो मास्क का पूरा 100% प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इसके लिए लगातार लोगों को बताया भी जा रहा है। थाने पर पीए सिस्टम लगा हुआ है, पीआरवी पे लगा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है। साथ ही साथ जितने भी डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप्स हैं उनपे भी लगातार बताया जा रहा है कि जब भी घर से निकलते हैं तो मास्क लगा के ही निकलें, बिना मास्क के ना निकलें और जो सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करें। रामपुर के पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने रात्रि कर्फ्यू का प्रभावी पालन कराने के लिए नगर क्षेत्र में भ्रमण कर चेकिंग अभियान चलाया। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है। जिले के LIC तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की गई। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा कोविड-19 के दृष्टिगत बिना मास्क लगाए आने जाने वाले लोगों पर जुर्माना किया गया। लोगों को सामाजिक दूरी के प्रति जागरूक किया गया तथा रात्रि कर्फ्यू से भी अवगत कराया गया है। आज देश भर में रामनवमी का त्यौहार पूरे पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे राम जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। उन्हें पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ पुरुष की संज्ञा दी जाती है। इस अवसर पर मंदिर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार कोरोना के चलते ज्यादातर जगह कर्फ्यू लगाया जा चुका है, लिहाजा भक्तगण पूरी सावधानी और एहतियात के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिवस पर मनाया जाने वाला यह पर्व हमें जीवन में मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि कोविड-19 महामारी को भी हम सत्यनिष्ठा एवं संयम से पराजित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर संदेश देते हुए कहा है कि आज रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है। इन मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट में कोरोना से बचने के जो भी उपाय हैं कृपया करके उसका पालन कीजिए। दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को याद रखिए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि श्री राम नवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।
चित्रकूट में भगवान राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए थे। यहाँ के कण-कण में भगवान राम व्याप्त हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भरत मंदिर, तुलसी गुफा मंदिर समेत अन्य मंदिरों में विशेष सादगी और श्रद्धा के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर विश्व को शीघ्र कोरोना संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना के साथ ही हवन किया गया। महंत दिव्य जीवन राम दास भरत मंदिर ने बताया कि देश में कोरोना संकट के कारण बेहद सादगी के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। कोरोना संकट की शीघ्र समाप्ति के लिए भगवान राम से प्रार्थना की गई। उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण श्रद्धालुओं से इस बार भी मंदिरों में न जाकर घरों में ही रहकर रामनवमी मनाने की अपील की गई है। जब जब राम जन्म सुति गावहीं तीरथ सकल कहाँ चलियाऊं। जब जब भगवान राम के जन्म का अवसर, पावन अवसर आता है तो सारे तीर्थ स्थल जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं वहां पर सभी पधारते हैं। इस प्रकार से भगवान राम का पावन जन्मदिन, पावन अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग चित्रकूट पधारते हैं, यहाँ पधारते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के संकट के कारण से सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को, जनता जनार्दन को हम लोगों ने मना कर दिया था कि भाई अपने घर में ही रह करके और भगवान राम का जन्म का आनंद लें, इस अवसर को मनाएं। गोंडा जिले में ऐतिहासिक मंदिर उत्तरी भवानी बाराही देवी मंदिर, जहां इस समय नवरात्रि में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, वहीं अब कोरोना काल में सन्नाटा छाया हुआ है। अब इक्के दुक्के श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन के तहत दूर से ही दर्शन कराया जा रहा है। मंदिर में अकेले पुजारी द्वारा आरती कर पूजन किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी योगेंद्र दास व राघव दास ने बताया कि इस मंदिर को कुछ लोग उत्तरी भवानी और कुछ लोगों को बाराही भवानी के नाम से जानते हैं। सोमवार के अलावा नवरात्रि में लाखों लोगों का यहाँ मेला लगता है। ये मंदिर बाराही देवी का है। जब सतयुग के प्रथम चरण में हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए विष्णु भगवान ने शूकर का रूप धारण किया, तो जब वध नहीं कर पाए 5000 वर्ष तक उससे युद्ध किए, तब शक्ति का आह्वान किया। गृहंत महाचक्रे सुंदरे बारा रूपणे शिवे नारायणी नमस्ते। तब शक्ति माता जी उतरी। उत्तराखंड में एक नाम इनका उत्तरी भवानी पड़ता है माता जी का, उत्तरी, और वह वध की। तब से माता जी का ये मंदिर है जंगल में, बहुत बीहड़ जंगल रहा, नदी के किनारे है, सपनी नदी बोलती माता जी के, और वही किनारे ही स्थापना माता जी के सुरंग स्थापना है। कोरोना काल के चलते हुए जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम लोग जो है मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश कराते हैं। बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने देते हैं, और जो प्रवेश करते हैं उनको सैनिटाइजर किया जाता है। और एक एक लोग आते हैं, कम से कम 5 फीट की दूरी बनाकर आते हैं। और यहाँ पे उनका प्रसाद भी नहीं चढ़ता है, ना टीका लगता है, ना रक्षा बनता है, ना यहाँ से चरणामृत मिलता है। केवल आते हैं अपने आप, हम लोग प्रसाद छूते भी नहीं उनका, वो आते हैं अपने आप, वो प्रसाद टच कराते हैं बाहर चौखट पे और लेकर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए निषिद्ध है। यहाँ जो मूर्तियाँ हैं, माता जी का गर्भगृह है, उसे छूना मना है। ये दूर से हम लोग प्रसाद, मतलब पंडित जी दूर से ही प्रसाद वो चढ़ा देते हैं, और भीड़ काफी कम है, मतलब लॉकडाउन की वजह से। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए कोरोना संक्रमण से निपटने की जरूरतों को पूरा करने की कही बात। कहा, राज्य सरकारें लॉकडाउन को करें अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग। देश में बीते 24 घंटों में आए 2,95,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले। देश में सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 21,57,538। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का निःशुल्क कोविड टीकाकरण का प्रस्ताव पास। और मुख्यमंत्री ने आज टीम 11 की बैठक में निर्देश दिए कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर गैंगस्टर और रासुका के तहत की जाए कार्रवाई। डीजीपी को टीम बनाकर छापेमारी करने के दिए निर्देश।
समाचारों में बस इतना ही। कोरोना से बचने के लिए आप लोग भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें, साथ ही साथ समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें तथा हाथों को सैनिटाइज करें। और अब मैं बाहर जा रहा हूं इसलिए मास्क पहन रहा हूं। आप भी मास्क पहनकर बाहर निकलें क्योंकि कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। नमस्कार।